न्यूज के प्रदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रदेश के स्कूलों में 11 महीने बाद लौटी रौनक। मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी। भाजपा में चल रहे अंदरूनी बवाल पर प्रदेश प्रभारी ने लिया संज्ञान। डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। नक्सलियों की शादी में एसपी अभिषेक पल्लव समेत पुलिस जवान बने बाराती। नक्सली हिंसा से परे बस्तर में फैली प्यार की खुशबू। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेजों में रौनक लौट आई है। प्रदेश में 11 महीने से बंद स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। राजधानी रायपुर के स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को कोरोना के मद्देनजर हिदायतें भी दी गई है, जिनमें मास्क लगाकर आने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने जैसे गाइडलाइंस दिए गए हैं। वहीं इन गाइडलाइंस के अनुसार ही तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बच्चों की बात करें तो जो बच्चे स्कूलों से दूर भागते थे, उनमें भी 11 माह बाद स्कूल आने की उत्सुकता दिख रही है। छात्र छात्राओं घर से पीने का पानी अपने साथ लेकर आए हुए हैं। वहीं मास्क पहने सोशल डिस्टेंस का पालन करते भी नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक में प्रदेश के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों का आना जाना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल की शुरुआत हो गई है। जी हां, 11 महीने बाद आज स्कूल खुले गए हैं। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद आखिरकार 11 महीने बाद स्कूल खोलने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने ले लिया है। आज से छत्तीसगढ़ के जो तमाम स्कूल हैं वो खोल दिए गए हैं। बच्चों से लेकर कॉलेज भी आज से खोल दिए गए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह के आपको हिदायतें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ जब आपको बोला गया क्या समय है और किस तरह की हिदायतें आपको दी गई है? हमें 11:45 को बुलाया गया था। मास्क पहन के आना बोले थे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और यूनिफॉर्म में आना बोले थे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो बिल्कुल मास्क पहनकर आई हुई हैं और यहाँ पर अपना जिस तरह का हिदायत उन्हें दिया गया था बता रहे हैं, जिस तरह से उनका पालन ये कर रही हैं। इसके अलावा और भी जो बच्चियाँ उनसे जानेंगे कि किस तरह की आपको यहाँ पर हिदायतें दी गई थी। क्या सभी को ऐसा कहा गया था यहाँ पर आने के लिए? यस, सभी को यहाँ पे आने के लिए कहा गया था और सोशल डिस्टेंस का तो पालन करना ही है। और अगर सर्दी खांसी हो तो यहाँ पे इलाज भी होगा सर, कुछ बोले थे, मोबाइल पे आया था। 11 महीने बाद आज स्कूल खुल रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। 11 महीने बाद स्कूल खुल रहे थे। काफ़ी समय बाद स्कूल आने का मौका मिल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, काफ़ी समय बाद स्कूल खुले थे। घर में कैसा लग रहा था? 11 महीने तक स्कूल नहीं खुले थे, अब 11 महीने बाद स्कूल खुल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। घर में बहुत बोर लगता था, अभी स्कूल खुला है तो बहुत अच्छा लग। निश्चित तौर पर आज स्कूल के खुलने से कहीं ना कहीं बच्चों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आई है। काफ़ी बार देखा जाता था कि जो बच्चियां थी वो स्कूल से भागते रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 11 महीने बाद जो समय है, जो स्कूल खोला गया है, तो बच्चियां खुद उत्साहित होकर स्कूल तक पहुंच रही हैं। द न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की बेहतर संचालन के लिए रणनीति तैयार की गई है। स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने वर्तमान में संचालित इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों के नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्यों को दिए गए हैं। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो भी शिक्षक कार्यों में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। हिंदी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम का लाभ बताकर प्रेरित किया जाए। जिन स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, वहां वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया जाए ताकि वातावरण हरा भरा रहे। प्रमुख सचिव ने कुछ दिन पहले ही समीक्षा की थी। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण होना आवश्यक है। यह सरकार की उच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है। उन्होंने आवासीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित प्रिंसिपल की 2 वेतन वृद्धि रोके जाने के निर्देश दिए। डॉक्टर आलोक शुक्ला ने जिला शिक्षा अधिकारियों को जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में SCERT के डायरेक्टर डी राहुल वेंकट, अतिरिक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे, लोक शिक्षण संचालय के उप संचालक आशुतोष चाबरे, 5 संभाग के संयुक्त संचालक, सभी जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। कोरोना के लिहाज से एक बड़ी राहत की बात है। रविवार को राजधानी में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। फरवरी में ऐसी स्थिति तीसरी बार बनी है। इस महीने की 1 और 9 तारीख को राजधानी में एक भी कोरोना मौत नहीं हुई थी। प्रदेश में रविवार को 11,000 लोगों की जांच हुई, जिसमें सिर्फ 169 संक्रमित मिले हैं। रायपुर में 88 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि केवल 48 मामले ही सामने आए हैं। पिछले 6 माह में रविवार के दिन प्रदेश में पहली बार कोरोना से केवल एक ही मौत का मामला सामने आया। इसके पहले पूरे 6 माह में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी है।
इतना ही नहीं, 28 में से 6 जिलों में कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आए हैं, जबकि 22 जिलों में प्रत्येक में 10 से भी कम केस मिले हैं। सक्रिय मरीजों के लिहाज से भी अब स्थिति में सुधार दिख रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस 3,258 ही रह गए हैं। रायपुर में रिकवरी रेट 96.74% पर पहुंच गया है। भाजपा के विभिन्न मोर्चे में नियुक्तियों में विवाद अब जग जाहिर हो रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। इस मसले पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर कुछ कमी है भी तो पार्टी के भीतर ही बात करेंगे, और उसी तरह बात भी हुई। नियुक्तियों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय दिखी, उसे लेकर भी बात की गई। उन्होंने कहा कि ये हमारे घर का मसला है, इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। भाजपा के भीतर चल रहे अंदरूनी बवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश ने कटाक्ष किया था, जिस पर डी पुरंदेश्वरी ने सीएम भूपेश के ऊपर टिप्पणी पर रार जताई है। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा की लगातार 2 दिनों से बैठक चल रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी जिलों के प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन की बैठक ली। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बताया कि जो कार्य योजना पहले बनी थी उसकी समीक्षा हुई है, आगामी रणनीति भी बनाई गई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस उम्मीद से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था वो उम्मीद टूट चुकी है। सदन के बाद सड़क की लड़ाई भी सरकार के खिलाफ अब होगी। कि बजट में जीरो बजट की स्थिति आने वाली है, जिसमें खर्च के लिए उतने ही पैसे बजट विभाग को दिए जाएंगे जितने वहाँ के पेमेंट, सैलरी और पेंशन के लिए होगा। क्योंकि 30% की कटौती की बात सुन रहे हैं, तो ये स्टेट न केवल कर्ज के बोझ से लवी है, बाकी सारे डेवलपमेंट के काम पूरे ठप हो गए हैं। एक बड़ा मुद्दा वो भी रहेगा, और जैसे नेताजी ने बताया कि उन मुद्दों पे लूट, हत्या, बलात्कार और प्रदेश में हो रही घटनाएं, धान खरीदी और धान खरीदी के बाद किसानों को पेमेंट ना होना, वारदाना के मुद्दों को लेकर भी उठाएंगे। नई डॉक्यूमेंट्स में यदि तथ्य सामने आते हैं और इस प्रकार के पूरे प्रदेश में एक मंत्री का किस्सा नहीं है, जिस प्रकार अनाप शनाप खरीदी और बिक्री हो रही है, आदिवासी के नाम से उनका शोषण हो रहा है, जिस आदिवासी की बात करते हैं, ये सारे बिंदु भी विधानसभा के केंद्र बिंदु रहेंगे। जिस उम्मीद से लोगों ने कांग्रेस को वोट दिए हैं और जिस उम्मीद से बघेल जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, पीपल हैव कम टू रियलाइज कि अब उम्मीद ही नहीं है उनसे। तो बहुत सारे इश्यूज है, कौन से मुद्दे को उठाना है इस पे भी चर्चा हुई है। पहले असेंबली में वो सब उठाएंगे, एंड देन डेफिनेटली ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, जैसे आपने देखे थे फार्मर्स इशू, किसान का इशू था जो बोरदाना नहीं था, तो वी हैव टेकन इट अप एंड अच्छा रिस्पॉन्स आया। फार्मर्स में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ा होगी। नेशनल हाईवे रायपुर मंदिर असौर स्थित टोल प्लाजा पर 15 और 16 फरवरी की रात से 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। 2 पहिया वाहनों को छोड़कर फास्टैग के बिना कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजर नहीं पाएगा, क्योंकि टोल प्लाजा पर नगद भुगतान की सुविधा खत्म हो जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई 4 पहिया वाहन बिना फास्टैग लगवाए टोल प्लाजा पर पहुंचेगा तो वहां से नगद पैसा न लेकर फास्टैग लगवाने की बात कही जाएगी। फास्टैग लगवाने जाने पर 2 गुना चार्ज देना होगा, इसके बिना टोल पार नहीं कर पाएंगे। अभी तक बगैर फास्टैग वाहनों को टोल प्लाजा के कैश काउंटर पर शुल्क जमा आगे जाने की सुविधा दी गई थी। वहीं ऐसे में जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा है या उनका रिचार्ज नहीं है, उन्हें 15 फरवरी से परेशानी होगी। ज्ञात हो कि टोल प्लाजा पर यात्रियों को जाम से निजात दिलाने के लिए फास्टैग की सुविधा शुरू की गई है। मंदिर असौर टोल प्लाजा से मौजूदा समय में लगभग रोजाना 3000 से अधिक गाड़ियां गुजरती है। टोल प्लाजा पर फास्टैग की व्यवस्था होने के बावजूद लगभग 30% लोग नगद भुगतान व जाम से जूझते हैं। आपको बता दें कि फास्टैग बार-बार रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है। इसका उपयोग कर टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक भुगतान हो जाएगा। आपको टोल टैक्स चुकाने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। राजधानी रायपुर में सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर के माना एयरपोर्ट रोड पर एक बार फिर बड़ी दुर्घटना हुई है। हादसे में वीआईपी सुरक्षा में तैनात अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके अलावा एक आम नागरिक को भी गंभीर चोटें आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वीआईपी रोड में 2 कारों के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना इतनी तेज थी कि कारों के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में घायल अधिकारी और पुलिसकर्मी समेत आम आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। प्रदेश के बस्तर इलाके से अक्सर नक्सली हमले की खबरें आती है,
लेकिन वैलेंटाइन डे के दिन एक ऐसी खबर आई जिसने साबित किया कि नक्सली हिंसा से घिरे रहने वाले बस्तर में भी प्यार की खुशबू फैली हुई है। वैलेंटाइन डे के मौके पर सरेंडर कर चुके 14 नक्सलियों की शादी हुई। इस शादी में पुलिस ने पूरा सहयोग किया। जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव बाराती बनकर नक्सलियों की शादी में शामिल हुए। दंतेवाड़ा पुलिस की पहल पर पहली बार 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन 14 आत्मसमर्पित नक्सली जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नक्सलियों का विवाह रचाया गया। शादी की खास बात यह है कि पुलिस परिवार और एसपी बाराती बने और जमकर डांस भी किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत यह शादी जिला मुख्यालय के करली कैंप में आयोजित की गई। लोन वर्राटू अभियान के तहत 14 जोड़ों को विवाह के लिए चयनित किया गया था। इससे पहले भी नक्सल पंथ छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सलियों की बस्तर संभाग के कई जिलों में शादी कराई जा चुकी है, लेकिन इस तरह के सामूहिक विवाह पहली बार हो रहा है। सरेंडर नक्सलियों ने कहा कि न तो नक्सल संगठन में रहकर धूमधाम से शादी कर पाते और न सरेंडर के बाद गांव जाकर सभी के बीच शादी कर सकते थे। कभी सोचा नहीं था इस तरह शादी होगी और अफसर हमारी शादी में शामिल होंगे। शादी को लेकर ये जोड़े बेहद उत्साहित हैं। कहाँ के हो? नक्सल संगठन से कब से जुड़े थे? सर 2019 में। तो यहाँ पे जो शादी कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो? कौन है लड़की? कुमनी। तो कुमनी को पहले से संगठन में थे तब से जानते हो कि अभी जान रहे हो? नहीं, पहले से जानते। तो पहले शादी क्यों नहीं किए? संगठन में रहते तो शादी हो पाता? नहीं हो पाता। इसी नक्सल संगठन में कब से जुड़े हो? नक्सल संगठन में 2013 जुलाई में जुड़े थे। क्यों? कौन से नक्सली नेता के साथ रहे हो? जगदीश मंटू, देवा, सैतु डोकरा, सब निर्मला, रघु डोकरा के साथ, सबके साथ से। कोई वारदात में शामिल थे? नहीं सर, नहीं थे। तो अभी शादी किससे कर रहे हो? कौन है लड़की? लड़की अभी उरे नाम के सर। कहाँ की है? ये गांव की सर। गांव की है। तो गांव की लड़की से शादी कर रहे हैं। तो संगठन में तब क्यों शादी नहीं किए? वहाँ जुगाड़ नहीं किए सर, अभी मतलब वहाँ से आके यही जुगाड़ किए। तो संगठन में जब रहते तो वहाँ पे शादी संभव है? वहाँ भी करता है सर, लेकिन नहीं किए थे। संगठन में शादी जब ऐसे इस रस्म रिवाज से करते हैं क्या नक्सली? वहाँ करते हैं सर, ऐसा इस तरीके से नहीं करते हैं। सामूहिक विवाह में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और जवान शामिल हुए। विवाह में आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सारी रस्में निभाई गई। बकायदा बारात निकाली गई जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और अन्य कर्मी बाराती बने, तो वहीं महिला पुलिस के सदस्य दुल्हन की सहेलियों की भूमिका निभाई। साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई और प्रत्येक जोड़े को दैनिक उपयोगी सामान, अलमारी, पलंग, बर्तन, ड्रेसिंग टेबल के अलावा 10,000 रुपए कैश दिया गया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दंतेवाड़ा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पारंपरिक रीति रिवाज से समर्पित नक्सलियों की शादी संपन्न हुई। माओवादी जो लोन वर्राटू अभियान में आत्मसमर्पण किए थे, आज वो शादी कर रहे हैं। उनमें काफ़ी जोड़े ऐसे हैं जो कि नक्सली संगठन में थे, तब वो प्रेम करते थे, प्रेम का इजहार न कर पाए। सरेंडर होने के बाद उन्हें इजहार किया।
कुछ ऐसे जोड़े हैं जो कि आत्मसमर्पण करने के पहले ही प्यार करते थे, वहाँ इजहार भी किया था, यहाँ साथ भाग के आए और शादी की। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहने के बाद उन्हें आपस में प्रेम हुआ और वो शादी कर रहे हैं, क्योंकि नक्सली के अंदर नक्सली जो विधि विधान है, जो ट्राइबल विधि विधान, उससे वो लोग शादी नहीं करते, केवल लड़का लड़की को बैठा देते हैं और शादी कर देते हैं। तो काफ़ी लोग जानते भी नहीं थे शादी की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है, क्योंकि कम उम्र में उनको नक्सली ले गए थे। तो उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण है। काफ़ी लोग जो पहले नक्सली शादी कर चुके थे वो भी चाह रहे थे कि उनकी शादी की जाए, लेकिन पहले शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, तो हमने उनकी शादियाँ नहीं कराई। और इन्हीं 14 जोड़ों की शादी कराई जा रही है, जो कि पहली बार यहाँ बैठ के प्रणय सूत्र में बंध रहे हैं। और निश्चित रूप से इनके शादी के समारोह को देखने के बाद बहुत सारे नक्सली संगठन में जो युवक युवती दबाव में, डर से जो भर्ती हुए हैं, वो भी संगठन छोड़ के आएंगे और लोन मराठू का फ़ायदा उठाकर वो भी आत्मसमर्पण करेंगे। भी जोड़े हैं और एक जो अभी तुरंत में जोगी करके जो सरेंडर हुई थी और उसके पहले छोटा सोमू सरेंडर हुआ था, वो वहाँ प्रेम करते थे। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उन्होंने इच्छा जताई शादी की, तो उनकी आज शादी आज किया जा रहा है। आज प्रेम का दिवस है। प्रेम की हमेशा भय पे, हिंसा पे जीत हुई है। और ये भी जो हिंसा माओवाद को छोड़ के आए हैं, ये सिग्निफाई करता है कि जो बस्तर बदल रहा है, बस्तर में अब प्यार की जीत होगी, बस्तर में हिंसा की अब कोई जो जगह नहीं है। और पुलवामा के शहीदों को भी मैं आज इस मंच से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और जो भी देश की विरोधी ताकतें हैं, वो विदेशी ताकतें हों या देश के अंदर में रहने वाले हैवान हों, सबके ऊपर सुरक्षा बल जो है एक तरफ से जो है आज के दिन प्रण लेते हैं कि उनको हम आने वाले समय में नस्ताबूद कर दें। सरेंडर नक्सलियों के परिवार को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सल भय से कुछ परिवार नहीं पहुंचे। बहरहाल दंतेवाड़ा पुलिस के इस पहल से आने वाले समय में और भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, जिससे क्षेत्र में नक्सल तांडव का अंत बहुत जल्द होना माना जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़। एक बुजुर्ग शिक्षक के मढ़ई मेले में एक युवती के साथ जाना भारी पड़ गया। इसकी सूचना किसी तरह उसकी पत्नी को मिली और वो भी मढ़ई मेले में पहुंच गई। इतनी भीड़ भाड़ में भी पत्नी ने अपने पति और उक्त युवती को खोज निकाला और युवती की जमकर पिटाई शुरू कर दी। पिटाई का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला डोंडी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जो बुजुर्ग युवती को मेले में ले गया था, वह पेशे से शिक्षक है। बताया जा रहा है कि ये मेला डोंडी लोहारा इलाके के पुसावड़ गाँव में लगा था। शिक्षक वहीं पास के गाँव में पदस्थ है। पूरे गांव में इस मारपीट की चर्चा है। वर्तमान आधुनिक युग में व्यस्तता और चकाचौंध की आपाधापी में लोग अपने परिवार के बुजुर्गों को और सदस्यों को भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे अंग्रेजी कल्चर के सांस्कृतिक विरासत की जगह लेने लगी है। इसी बीच पाटन ब्लॉक के अमलेश्वर डी में युवाओं ने वैलेंटाइन डे से मातृ-पितृ पूजन दिवस मनाकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। इस दौरान गाँव में नन्हे बच्चों के द्वारा नृत्य प्रस्तुति भी दी गयी, जिसमें प्रत्येक ग्रामवासी आयोजन में उपस्थित रहे। गाँव के प्रमुख चिंताराम साहू ने कहा कि आजकल के बच्चे हमारे भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण आज विदेशी कल्चर हमारे बच्चों पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि अब सभी अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति की जानकारी दें। भूपेश कैबिनेट में स्कूल और कॉलेजों को 15 फरवरी से खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन नाराज नजर आए और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों के दबाव से स्कूल खोले जाने का सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया। इधर सरकार स्कूल कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने की बात कह रही है। वहीं आने वाले दिनों में स्कूल कॉलेजों में परीक्षा भी शुरू होने वाली है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में स्कूल कॉलेज खुलने को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके बाद मंगलवार से स्कूल कॉलेजों का संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि पहली से 8वीं तक स्कूलें अभी बंद रहेंगी। इसके साथ ही सभी स्कूलों में कोरोना के गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। कोरोना संक्रमण भले ही कम हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अभी तक शिक्षा पर पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट से जूझते लगभग 400 से 500 निजी स्कूल बंद हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोलते हुए सारी जिम्मेदारी शिक्षा प्रबंधन पर डाल दी है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, स्कूल प्रशासन की अब ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने की जानकारी वो दे। सबसे पहले प्रदेश के सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा विश्वविद्यालय और जो सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अभी बच्चों का प्राइमरी और मिडिल स्कूल का निर्णय नहीं लिया गया है।
लेकिन 9वीं कक्षा के बाद से सारी कक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण की महामारी से बचाव के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किए गए हैं, इसको पालन करने का भी निर्देश साथ में दिया गया है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल प्रारंभ करने के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन असंतुष्ट है। पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पॉल का ये कहना है कि सरकार बच्चों के जीवन और भविष्य के प्रति कितनी चिंतित है, ये स्कूल खोलने के लिए आनन फानन फैसले से देखा जा सकता है। पाल ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने स्कूल फिर से आरंभ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसका कड़ाई से पालन कैसे होगा, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। सरकार के इस निर्णय से सभी वर्ग के लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले स्कूलों को साफ सफाई करने और सैनिटाइज करने का पूरा समय दिया जाना था और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी। डीईओ से प्राप्त जानकारी के बाद ही स्कूल में पढ़ाई आरंभ किया जाना था, लेकिन सरकार प्राइवेट स्कूलों के संचालकों के दबाव में आकर ये निर्णय ले रही है, जो अब सरकार के गले की फांस बनते नजर आ रहा है। अवसर दिया नहीं गया, 11 माह से स्कूल बंद है और अचानक प्राइवेट स्कूलों को दबाव में आकर सरकार ने आनन फानन निर्णय लिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। स्कूलों को 1 हफ्ते का समय दिया जाना था सैनिटाइज करने का, साफ सफाई करने का, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, बच्चों से जुड़ा, उसके जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को 1 हफ्ते का समय दिया जाए और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्कूल प्रॉपर रीति से साफ सफाई पूर्ण किया गया, उसके बाद ही बच्चों को आने की अनुमति दिया जाए। 11 महीने से बंद पड़े कॉलेजेस और स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश तो सरकार ने जारी कर दिए हैं। अब स्कूल और कॉलेज प्रशासन को सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के साथ ही स्कूलों की पढ़ाई सही तरीके से हो, इसकी समीक्षा करना बेहद जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट होरी साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों व्यक्तियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराया गया। जरूरतमंदों को चरण पादुका सहित सामुदायिक भोजनालय में भोजन सहित सूखा राशन की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के दौरान सीएम भूपेश बघेल स्वयं प्रदेश में संचालित क्वारंटाइन शिविरों, स्वास्थ्य, खाद्यान्न आवागमन का संज्ञान लेते रहे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के दौरान राज्य के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही प्रवासी श्रमिकों, निराश्रितों एवं जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त भोजन एवं सूखा राशन उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया। लॉकडाउन की अवधि में भी छूटे हुए पात्र परिवारों के नवीन राशन कार्ड जारी किए गए हैं। राज्य में 22 मार्च से जनवरी 2021 तक 1,92,338 नए राशन कार्ड बनाए गए तथा 2,33,415 नवीन सदस्यों के नाम भी जोड़े गए हैं। यह प्रक्रिया अभी भी राज्य में जारी है। राज्य में शासन द्वारा सार्वभौम पीडीएस लागू होने के बाद वर्तमान में प्रदेश के 97% जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत राज्य के 57 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित तथा निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को 3 माह अप्रैल, मई एवं जून 2020 में निःशुल्क चावल वितरण किया गया। इन परिवारों में 3 माह में 5,64,087 टन चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा इन राशन कार्ड धारियों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अप्रैल से नवंबर 2020 तक प्रति सदस्य 5 किलो चावल एवं 1 किलो चना निःशुल्क वितरित किया गया। राजधानी में रविवार को न सिर्फ दोपहर का तापमान 32 डिग्री के पार चला गया, बल्कि सुबह 5:30 बजे भी तापमान 18 डिग्री के करीब रहा और रात की ठंड लगभग गायब हो गई। पूरे प्रदेश में दोपहर और रात के तापमान में ऐसी वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर की बजाय उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा के कारण दोपहर में गर्मी महसूस होने लगी है। अगले 2 दिन तक दिन और रात के तापमान में आधा से 1 डिग्री तक की वृद्धि के संकेत है, लेकिन गर्मी पड़ने के कारण सोमवार रात या मंगलवार को हल्के बादल आने की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश में हवा की दिशा बदल रही है। अब तक यह उत्तरी थी, अब उत्तर पश्चिमी है। दिन बड़ा और रात छोटी होने लगी है। दिन में धूप ज्यादा देर रहने की वजह से दोपहर का तापमान बढ़ रहा है। रात छोटी होने की वजह से ज्यादा ठंडी नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से हवा की दिशा बदलेगी और समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी आएगी। नमी के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में बदली बारिश भी हो सकती है। इससे दिन का तापमान कुछ कम हो सकता है। रात के तापमान में भी थोड़ी गिरावट के आसार हैं। इधर रायपुर ही नहीं
बल्कि बिलासपुर में भी तापमान 33 डिग्री पहुंच गया है। राजनांदगांव और दुर्ग में पारा 32 डिग्री से ऊपर रहा। सभी जगह तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक अधिक हो गया है। इस वजह से दिन में गर्मी लग रही है। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के स्कूलों में 11 महीने बाद लौटी रौनक। मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी। भाजपा में चल रहे अंदरूनी बवाल पर प्रदेश प्रभारी ने लिया संज्ञान। डी पुरंदेश्वरी ने प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। नक्सलियों की शादी में एसपी अभिषेक पल्लव समेत पुलिस जवान बने बाराती। नक्सली हिंसा से परे बस्तर में फैली प्यार की खुशबू। इसी के साथ ही आज के प्रदेश खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।